नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है दोस्तों साइंस। आज साइंस के बारे में बात करेंगे। एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज साइंस का भी रहता है। साइंस का इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि देखिए जीके के बारे में पिछले बार में जीके के बारे में बताया, 20 क्वेश्चन हर सेशन में लाए थे हमने। ठीक है, इससे पहले ज्योग्राफी थे, हिस्ट्री भी हो रहा है दोस्तों, और अभी जो है साइंस है। साइंस का वेटेज देखिए, जैसे कि आने वाला एग्जाम रेलवे में है, रेलवे में साइंस का एक बहुत ज़्यादा वेटेज है। सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, ग्रुप डी के लिए भी है। ग्रुप डी में अलग से 30 नंबर साइंस का ही आता है दोस्तों। तो वो अलग से 30 नंबर आता है साइंस का, जैसे कि मैथ का आता है, रीजनिंग का 30 नंबर आता है, तो इसी तरह का 30 नंबर आपका साइंस का भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो और भी जो एग्जाम्स है, पीएससी का एग्जाम्स है, एसएससी का एग्जाम्स है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या डब्ल्यूबीसीएस, साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है दोस्तों। ठीक है, तो साइंस को सबसे पहले हम लोगों को समझना है। ठीक है, समझने के बाद क्वेश्चन को समझ के उसके बाद हमको आंसर करना है। तो आज की डेट में हम लोग 20 ऐसे इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, पल्सेटिंग हार्ट या एम्पुलरी हार्ट। ये क्या होगा आंसर दोस्तों, बताइए अगर आंसर आता है तो। ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो इनमें से किस तरह का हार्ट होता है दोस्तों? ह्यूमन हार्ट इज अ मायोजेनिक हार्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 चेम्बर्ड हार्ट ऑकर्स इन 13 चेम्बर्ड हार्ट, एक हार्ट में 13 चेम्बर है, वो इनमें से कौन से किस में पाया जाता है एक्चुअली? लीच में, ऑर्थोम में, स्नेल में या कॉकरोच में दोस्तों? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कॉकरोच में 13 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठिन, सबसे सख्त जो पार्ट है वो इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? टूथ एनामल, फीमर, टेम्पोरल बोन ऑफ स्कल या नी बोन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पिछले कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है? टूथ एनामल, ये जो टूथ है, दांत, जो एनामल है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हार्डेस्ट पार्ट इसलिए है दोस्तों, यहाँ पर हाईली मिनरलाइज्ड जो सब्सटेंस है ये ह्यूमन जो टूथ एनिमल है इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसका जो सब्सटेंस, ये टिश्यू है, तो ये टिश्यू बहुत ज़्यादा सख्त या कठिन होता है दोस्तों, इसलिए इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है। सब्सटेंस इसे ह्यूमन बॉडी का कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है? ठीक है, एब्सेंट, तो क्या होगा दोस्तों? वॉल्वोक्स, पेनिसुलियम, एगारिकस या नॉस्कोट? बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, नॉस्टॉक इज द राइट आंसर। नॉस्टॉक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, बाकी तीनों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक एक प्रोकैरियोट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल है जिसकी मेम्ब्रेन में ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये नॉस्टॉक पाया नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इनमें से कौन से प्रिंसिपल के थ्रू, मतलब किसके थ्रू काम करता है दोस्तों? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है फॉलो करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सेंट्रीफ्यूगेशन या डायलिसिस? बताइए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल जो प्रिंसिपल है उसके थ्रू वॉशिंग मशीन काम करता है दोस्तों। डायलिसिस आपको पता है दोस्तों, ये ब्लड को चेंजेस करने के लिए काम आता है दोस्तों। जो ब्लड को चेंज करने का, किडनी से लेकर जो ब्लड चेंज किया जाता है, उससे उस पद्धति को या उस प्रिंसिपल को डायलिसिस पद्धति या डायलिसिस प्रिंसिपल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम। न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम, इसमें सिंपली पूछा गया है न्यूक्लियर साइज का यूनिट क्या है दोस्तों। फर्मी है, एंगस्ट्रॉम है, न्यूटन है या टेस्ला है? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिए दोस्तों, न्यूक्लियर साइज मतलब न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करता है कौन से यूनिट के थ्रू? फर्मी यूनिट के थ्रू। फर्मी एक यूनिट है, ठीक है, इससे मापा जाता है न्यूक्लियर साइज को, ठीक है। अच्छा, इसका अगर लेंथ पूछा जाए दोस्तों, फर्मी का लेंथ क्या होगा? फर्मी का वन फर्मी यूनिट लेंथ क्या होता है? 10⁻15 इसका लेंथ, मीटर लेंथ होता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है 10⁻15 है, ठीक है। इट इज द सिमिलर टू द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो डायमीटर है वो सिमिलर है फर्मी, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स। अच्छा, जो लाइट का जो स्पीड है दोस्तों वो सबसे कम मिनिमम पास करता है इनमें से किस में जो है सबसे मिनिमम लेवल पे पास करता है, कौन से मीडियम के थ्रू? और मुझे ये भी बताइएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा किस में पास होता है, ये भी बताइए। ये कम तो है, कम पे बताइए, और उसके बाद बताइए किस में सबसे ज़्यादा पास होता है। वाटर है, वैक्यूम है, एयर है या ग्लासेस है? बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ग्लास में या ग्लास मीडियम के थ्रू ये लाइट जो है सबसे कम ट्रैवल करता है, एक्चुअली कम लेवल पे ट्रैवल करता है। अच्छा, ये ट्रैवल कितना करता है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये ट्रैवल करता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। किसमें? ग्लास में। अच्छा, आपको बता दूं सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बताइए दोस्तों। अगर आंसर आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों। वैक्यूम में दोस्तों सबसे ज़्यादा ये ट्रैवल करता है, वैक्यूम मीडियम के थ्रू ये सबसे ज़्यादा कितना करता है दोस्तों? 3 लाख करता है दोस्तों। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड ये ट्रैवल करता है। कहाँ पे दोस्तों? वैक्यूम में सबसे ज़्यादा। और वाटर का भी दिया हुआ तो वाटर का भी मैं बता देता हूँ। वाटर में कितना करता है? 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड ये ट्रैवल करता है दोस्तों वाटर में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये स्पीड जो लाइट है वो सबसे कम, सबसे लोएस्ट, अगर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अगर ये ऑप्शन में आ जाए कि सबसे लोएस्ट जो स्पीड होता है लाइट का वो इनमें से किस में होता है, तो वो होगा डायमंड दोस्तों। डायमंड्स की मीडियम में सबसे लोएस्ट होता है। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? ग्लास, ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक, जो एयर बबल होता है, एयर में जो बबल होता है वाटर में, वो एक्ट किसके जैसा करता है दोस्तों? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। ये लेंस और मिरर के चैप्टर में क्वेश्चंस आता ही दोस्तों, हर एग्जाम में क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस पाए जाते ही है, स्पेशली रेलवे एंड पीएससी में काफ़ी इससे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के जैसे ये जो एयर बबल है वाटर में वो उसकी तरह है, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव लेंस कहाँ पर और होता है दोस्तों? गाड़ी का जो हेडलाइट होता है दोस्तों वो कॉन्केव लेंस होता है। टॉर्च का जो होता है दोस्तों उसे अगर कौन सा लेंस कहा जाता है, कौन सा लेंस यूज होता है? वो कॉन्केव लेंस होता है दोस्तों। अच्छा, गाड़ी का जो रियर मिरर होता है, रियर मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, बता सकते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आ चुका है ग्रुप डी में, लास्ट एग्जाम्स में जो हुआ था उसमें आया था दोस्तों, बताइए। कन्वेक्स लेंस यूज होता है दोस्तों, याद रखिए। कॉन्वेक्स लेंस गाड़ी के जो रियर मिरर में यूज होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, ठीक है, व्हिच व्हेन द बॉल इज हिटेड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल। अच्छा, सॉलिड बॉल मेटल है, ठीक है, एक सॉलिड बॉल मेटल का एक सॉलिड बॉल है, ठीक है, वो स्फेरिकल मतलब गोल कैविटी में इनसाइड है, ठीक है। व्हेन द बॉल इज हिटेड
जब बॉल हीटेड हो जाएगा, गर्म कर दिया जाए उस बॉल को, तब उसका वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। जैसे कि दिया गया इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनअफेक्टेड, हैव इट्स शेप चेंज्ड। बताइए दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर रिमेन अनअफेक्टेड हो जाएगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मतलब हीट करेंगे तो फिर भी उसको गर्म करेंगे फिर भी उसका रिमेन अनचेंज रहेगा, या फिर हैव इट्स शेप चेंज्ड, इसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों बताइए, ये इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। एक सॉलिड बॉल, मान लीजिए एक सॉलिड बॉल है, उसको अगर गर्म करेंगे, ठीक है, तो एक बॉल जो है, स्फेरिकल जो बॉल है, उसे अगर गर्म किया जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो उसका जो वॉल्यूम है, इसका जो हॉलो पॉइंट है दोस्तों, अंदर का जो हॉलो पॉइंट है, ऊपर का बहुत सारे लेयर होते हैं, वो बढ़ जाएगा सबसे पहले गर्म करेंगे तो। और ये जो इसका जो हॉलो पॉइंट, मतलब जो खाली जगह है, जो वॉइड एरिया है गोल, वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि और जैसे वो बढ़ जाएगा तो उसका कैविटी वॉल्यूम जो है वो कैविटी विल बी चेंज्ड। इनफैक्ट उसका स्फेरिकल चेंज नहीं होगा, उसके गोल कृति में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि चेंज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज नहीं होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी मेटल के बॉल को अगर गर्म करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम में जो होगा वो उसका कैविटी जो है वो इंक्रीज रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेन ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप में क्यों आता है दोस्तों, जो स्फेरिकल शेप होता है उसमें क्यों आता है, रीज़न क्या है दोस्तों, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन या इलास्टिसिटी। जो ड्रॉप होता है दोस्तों, रेन ड्रॉप होता है ना, रेन ड्रॉप जो होता है वो इसी शेप में आता है दोस्तों। ठीक है, तो वो किस वजह से आता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से आता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या है दोस्तों, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज द स्किन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर, द स्किन ऑफ बॉडी ऑफ वाटर इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर का, है वो एक साथ स्टिक टुगेदर होता है, मतलब स्टिक टुगेदर। तो ये क्या होता है, तो ये जमा हो जाता है और इसको हर तरीके से, हर तरफ से, हर पॉइंट से इसको प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब ये गिरता है तो वो हर तरफ से वो रेन ड्रॉप वो ऑटोमेटिकली प्रेशराइज रहता है। और सरफेस टेंशन के मैंने जो बताया, ये सारे वाटर में क्या होता है दोस्तों, मॉलिक्यूल्स होता है, वो मॉलिक्यूल अपने एक साथ जुड़ जाते हैं, तो वो स्टिक हो जाते हैं। तो जैसे वो रेन ड्रॉप गिरता है वो स्फेरिकल शेप में ही गिरता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज कॉल्ड स्टोनिंग, बोल्टिंग, थंडर या क्लाउड क्लैश। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। साउंड फॉलोइंग अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इज कॉल्ड, साउंड फ्लैश लाइट को फॉलो करता है, ये किस वजह से होता है, मतलब क्या होता है इसका ये क्या होगा, तो वो होगा थंडर दोस्तों। थंडर मतलब विद्युत गरजना। ठीक है, तो क्यों होता है दोस्तों, तो हमको पता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि लाइटिंग इज सीन अर्लियर देन द थंडर, क्योंकि लाइट का जो ट्रेवल फास्टर देन द साउंड से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है लाइट, याद रखिए। तो इसलिए हम लोगों को मतलब बादल गरजने से पहले जो उसका साउंड लाइट दिखाई देता है, हालांकि सबसे पहले बादल गरजता है, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रिक्शन के साथ वो लाइट आता है। लेकिन हम लोगों को क्या देखने मिलता है, लाइट सबसे पहले चमकता दिखना पड़ता है, उसके बाद साउंड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट व्हेन द एयर प्रेशर इज यूजुअली हाईएस्ट, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाता है व्हेन द एयर कैसा होगा, यह जो वायु है वो एयर है वो कैसा रहना चाहिए, तब जाके एयर प्रेशर सबसे हाईएस्ट हो जाता है। बताइए, वार्म एंड मॉइस्ट, कूल एंड ड्राई, वार्म एंड ड्राई एंड कूल एंड मॉइस्ट। बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कूल एंड मॉइस्ट। मॉइस्चराइजर, ठंडा हो जाएगा एयर एंड मॉइस्चराइज रहेगा, उस टाइम पे एयर प्रेशर जो है यूजुअली हाईएस्ट लेवल पे रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 जूल इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 जूल इज इक्वल टू, सबसे मुझे पहले बताइए ये जूल किस चीज़ का यूनिट है दोस्तों, ये बताइए मुझे। ऑप्शन में बताइए, जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए दोस्तों। जूल सबसे पहले बताइए मुझे, जूल जो है वो किस चीज़ का यूनिट है।
अच्छा मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, 10⁻³ एनर्जीज, 10⁻⁶ एनर्जीज, 10⁵ एनर्जीज, 10�7 एनर्जीज। 1 जूल इज इक्वल टू क्या है? 10⁻7 एनर्जीज होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा जूल का मैंने यूनिट पूछा था दोस्तों, बताइए। एनर्जीज होगा, एनर्जीज, ठीक है, सॉरी, एनर्जीज इज द राइट आंसर, ठीक है। एनर्जीज का यूनिट क्या है? जूल है, ठीक है। अच्छा 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा? 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा? 10⁻7 एनर्जीज। अच्छा इसको अगर किलो कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो क्या होगा? 0.000239 किलो कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरीज। तो याद रखिए दोस्तों, अगर 1 जूल पूछा जाए तो 10⁻7 एनर्जीज होगा, और उसको किलो कैलोरी में पूछा जाए तो 0.000239 किलो कैलोरीज होगा उसका आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? पास्कल, डाइन, न्यूटन या फिर जूल? प्रेशर का एसआई यूनिट पूछा गया सिंपली, तो क्या होगा? पास्कल होगा, डाइन होगा, न्यूटन होगा या जूल होगा? जूल का तो मैंने बता दिया, उसका एनर्जी, उसका यूनिट है, एनर्जी की यूनिट जूल है, तो ये तो नहीं हो सकता। बताइए तीनों में से, पास्कल है, डाइन है, न्यूटन है, किसमें होगा? पास्कल है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेशर का एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो वो होगा पास्कल, ठीक है। चलिए न्यूटन किस चीज़ का यूनिट है दोस्तों? फोर्स का होगा दोस्तों, ठीक है, फोर्स का यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। डाइन का पूछा जाए तो डाइन क्या है दोस्तों? डाइन भी यूनिट है किसका? फोर्स का। पर ये सीजीएस एसआई में नहीं, सीजीएस पद्धति में इसका जो है इसे कहा जाता है। सीजीएस क्या जाता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका फुल फॉर्म है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर फोर्स का यूनिट पूछा जाए सीजीएस एकक में उसको पूछा जाए तो डाइन होगा, और अगर फोर्स का पूछा जाए एसआई यूनिट में तो यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पेरिस्कोप वर्क्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ, पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल में काम करता है? ये पेरिस्कोप होता है दोस्तों, ठीक है, ये पेरिस्कोप होता है, और ये किस, इनमें से कौन सा, ये सब प्रिंसिपल्स हैं, तो ये कौन से प्रिंसिपल में काम करता है दोस्तों, ये बताइए मुझे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बोथ? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है दोस्तों? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ सिस्टम ऑफ प्रिज्म्स, ठीक है, लेंसेज, ये जो लेंस हैं, लेंसेज के थ्रू, एंड मिरर, जो आईना रहता है यहाँ पर एक्चुअली इस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पर आईना रहता है, ये कैप्चर करता है लेंस के थ्रू फोटो को, फिर देखता है आईना जो रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद हमारे आंखों तक पहुंचता है। ये अंदर का जो है समुद्र में ये काम कर जाता है, सबमरीन में पेरिस्कोप यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इमेज को थ्रू ट्यूब, अगर ये ट्यूब है तो ये ट्यूब के थ्रू, ठीक है, ये ट्यूब के थ्रू जैसे ही ये जाएगा, ठीक है, इस तरह पे आईना रहता है, तो ये लेंस कैप्चर कर लेता है, फिर वो लाइट जो है या वो जो छवि है वो आईना तक पहुंचता है मिरर में, ठीक है, फिर वो अपने आंखों तक पहुंच जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ, जो बैरोमीटर होता है अगर वो उसका रीडिंग अगर डाउन होता जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा? अच्छा बैरोमीटर यूज़ किस लिए होता है बताएं आपको? बताइए दोस्तों, बैरोमीटर यूज़ क्यों होता है? स्टॉर्म को, रेनफॉल, स्नो या इंटेंस हीट? सबसे पहले ये आंसर मुझे बताइए कि रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ, अगर धीरे धीरे जो है गोइंग डाउन हो रहा है तो वो किस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है? वो रेनफॉल का इंडिकेशन दे रहा है, बारिश होने वाले बारिश का इंडिकेशन वो दे रहा है। जब बैरोमीटर मेजर क्या करता है दोस्तों? प्रेशर। बैरोमीटर जो है प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर को मापता है, ठीक है। अच्छा बैरोमीटर अगर सडनली डाउनफॉल हो रहा है, मतलब जैसे गोइंग डाउन हो रहा है या डाउनफॉल कर रहा है, तब क्या मानेंगे? वहाँ पर रेन होगा, ठीक। अच्छा
अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये अगर डाउन हो रहा है, तो अगर सडनली ये अगर डाउन हो जाए पूरी तरह से, अचानक डाउन हो जाए, तब ये क्या होगा, तब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, तूफान उठ जाएगा। तूफान उठने का एक संकेत है, ये दिया जाएगा 5-6 घंटे के भीतर, वो तूफान उठने के संकेत जो है बैरोमीटर इस इंडिकेशन से देता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल सॉल्ट कंटेंट इन ब्लड इज अबाउट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। टोटल सॉल्ट, हमारे खून में कितना परसेंटेज सॉल्ट है, नमक कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1.85 to 1.90%, 11.85 to 11.9%, 2.85 to 2.90%, 0.85 to 0.90%। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। नमक कितना पाया जाता है ह्यूमन ब्लड में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 0.85 to 0.9%। ठीक है, ब्लड का पीएच मान बता सकते हैं क्या? ब्लड का पीएच मान क्या होगा? 7.4 है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लासेस में पीएच मान का एक लिस्ट बना के आप लोगों को जरूर बताएंगे। ठीक है, कौन सा क्या किसमें क्या पीएच मान है, उसका लिस्ट बना के आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? स्प्लीन, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, स्प्लीन। स्प्लीन या स्प्लीहा जिसे कहा जाता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है दोस्तों? एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो सीक्रेट रखता है जैसे चीज़ों को, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट, हार्मोन हो गए, ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रोडक्ट्स, ह्यूमन प्रोडक्ट्स जो होता है अंदर, ठीक है, वो ब्लड में ही रखता है। ठीक है, वो ब्लड में ही रखता है, वो आउट नहीं होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये ब्लड में ही रखता है, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का कुछ और जो ग्लैंड्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, काफ़ी है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, ओवरीज ग्लैंड, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये सारे जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बोटानी। सिल्वीकल्चर जो बोटानी का ब्रांच है, इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, उनमें हम क्या पढ़ते हैं? बोटानी का ब्रांच है ये, ठीक है, सिल्वीकल्चर। तो इनमें से कौन से स्टडी को सिल्वीकल्चर कहा जाता है बोटानी में? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। कल्चर ऑफ एल्गी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, कल्चर ऑफ फंगी या सिल्चीपिडा प्लांट। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ जो फॉरेस्ट है उसको सिल्वीकल्चर कहा जाता है बोटानी के लैंग्वेज में। ठीक है, सिल्वीकल्चर कहा जाता है उस स्टडी को। ठीक है, चलिए स्टडी ऑफ एल्गी जब पूछा गया है, ये कल्चर ऑफ एल्गी है, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, फाइकोलॉजी कहा जाता है, याद रखिए, फाइकोलॉजी कहा जाता है एल्गी के स्टडी को। फंगी के स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब स्टडीज़ क्या क्या हैं क्या नहीं है, इसका भी एक लिस्ट बना देंगे आगे के सेशन में। ठीक है, उसमें भी आपको इजी रहेगा, एक ही साथ सारा कुछ कितना क्या स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है, इसका एक लिस्ट बना के पढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी के लिए एल्गी को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। एंड फंगी के पढ़ाई को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ठीक है,
और सिल्वीकल्चर को बोटनी की भाषा में क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट स्टडी को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? सेल के स्टडी को, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, देखिए सेल्स के स्टडी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनमें से क्या कहा जाता है सेल स्टडी को? सेलोजिम्स, स्काइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी या बोथ बीएमसी? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? बोथ बीएनसी, काइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। सेल स्टडी को, जो स्टडी ऑफ सेल्स हैं उसे ये कहा जाता है, साइकाइटोलॉजी भी कहा जाता है एंड सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो सेल का जो बेसिक्स है दोस्तों, बेसिक्स ऑफ सेल, बेसिक्स ऑफ सेल क्या होगा दोस्तों? बेसिक्स ऑफ सेल 3 है। एक होगा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ठीक है। 2 क्या होगा? फंक्शनल, फंक्शनल, ठीक है। और 3 क्या होगा दोस्तों? बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्रीचर्स है, जो जितने भी जीव हैं उनका। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है सेल को, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों। एंड सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये सेल क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ये लाइफ को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है इसको, सेल्स को। ठीक है, तो सेल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? काइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 20 कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस थे साइंस को लेकर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया। आगे के सेशन में साइंस के लेकर बहुत सारे और क्वेश्चंस लाएंगे दोस्तों। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, उस हिसाब से पढ़ाएंगे, उस तरीके समझेंगे। ठीक है, चलिए लाइक करिए दोस्तों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।